Success Mantra. We shape future. Hello everyone. Welcome you all in today's The Hindu news analysis. So today is Sunday, but we are here with you for some important aspects that is very important as our examination perspective, because today's The Hindu have mentioned some of the very important news that you should read at once and have a glance over it. Look, prior getting into the details, what we will do, we will have a sneak peek what is important for our exam perspective in today's The Hindu. So first topic is 5 years after the Supreme Court verdict, talaq petitioners living as half divorcees. राइट अभी क्या हो रहा है कि इवन आफ्टर द 5 year ऑफ द ट्रिपल तलाक जजमेंट, जो ट्रिपल तलाक जजमेंट आया था शाहरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, तो इवन उस जजमेंट के बाद भी 5 साल हो गए। इवन एक एक्ट भी आ गया 2019 में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल, वो एक्ट भी आया 2019 में, काफी अमेंडमेंट भी हुए, बट स्टिल उसके बाद विमेन हैव टू फेस अ लॉट। they have to face, they are living like a half divorces. What is this half divorcee term? इस half divorcee को पूरे आर्टिकल में एक बड़े अच्छे सेंस में कवर किया गया है कि they are not getting the alimony, they are not able to get remarry, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, यू शुड रीड इट वंस। बट what we will do a complete and thorough analysis जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये टॉपिक आप लीगल सेक्शन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन DULL भी तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे सकता है इससे, right? So this topic holds a lot of water for you, and it is on page number 1. Again, the another news is on page number 18. It is a concept on zoonotic disease. It is a concept topic. It is a concept topic. You should read it once. Concept topic है ये आपका zoonotic disease के रिगार्डिंग। इस टॉपिक में बेसिकली ये कहा गया है कि zoonotic disease एग्जैक्टली क्या होते हैं। एक नया टाइप का डिजीज आया है चाइना में। ऑब्वियसली चाइना ही सब चीज का डिजीज का ओरिजिनेटर रहता है इन जनरल, इन कॉमन सेंस। तो जूनोटिक डिजीज क्या होता है कि वो डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम जूनोटिक बोलते हैं, या फिर वाइसा वर्सा, तो उसे हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। कोविड-19 वाज अ जूनोटिक वन, मंकी पॉक्स वाज अ जूनोटिक वन। तो आपके टाइम पे अभी कुछ ज्यादा ही ऐसे वायरसेस आ रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। क्लैट 2021 और 20 आई गेस इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत डाले थे उन्होंने कोविड-19 के। उन्होंने इवन इंग्लिश पैसेज में डाल दिया था क्वेश्चन। तो आपके लिए इंग्लिश पैसेज और जीके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जीके के लिए आप इसको डिवोर्स करके नहीं पढ़ेंगे, यू शुड रीड इट विद कोविड, मंकी पॉक्स, तो दोनों को साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या है, हैव कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म्स बीन वायलेटेड। ये पेज नंबर 18 पे एक्चुअली कुछ कोस्टल जो इकोसिस्टम है उस पर ऑडिट हुई है, कैग ने ऑडिट किया है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया है। तो हम इस पे क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज कैग, कैग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स में भी ये तो पढ़ना जरूरी है। वैसे भी बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CVC, तो इन सबको आपको पढ़ना चाहिए। CJI, कोलेजियम, जो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया अपने प्रीवियस वीडियोस में, देखिएगा आपको मिलेगा। और उसमें से अब एक नया टॉपिक एड ऑन होता है आपके लिए, कैग, और इस इकोसिस्टम के भी बारे में जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। सो नाउ what we will do, we will have a detailed discussion on each and every topic that I have mentioned here, right? So first of all, the article is 5 years after Supreme Court verdict, talaq petitions living as half divorcees. इस पूरे आर्टिकल में बहुत अच्छे से समअप किया गया है कि सर कैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है कि इवन आफ्टर सो मच टाइम कि एलिमनी नहीं मिल पा रही है। विमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स आर स्टिल फाइटिंग फॉर द एलिमनी, एलिमनी नहीं मिल पा रही है। व्हाट इज एलिमनी, जब आप लॉ स्कूल में आएंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो डिवोर्स के बाद जो अमाउंट जो फिक्स किया जाता है, सेक्शन 125 ऑफ CRPC से आप इसको लिंक करते हैं। यार CRPC आपको पढ़ने की अभी नीड नहीं है, बट मैंने आपको एक प्लस ऐसे ही बता दिया कि आप अगर पढ़ें और आपको कहीं मिले तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। मुस्लिम वुमेन को एलिमनी मिलती है, तो एलिमनी का सर कोई सिस्टम नहीं है, राइट। दे आर लिविंग एज अ हाफ डिवोर्सीज। मतलब देखिए, अगर कोई ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, तलाक बिद्दत जिसको हम कहते हैं, ट्रिपल तलाक, वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस डिस्कशन और मोर इन अपकमिंग दिस स्लाइड्स, राइट। तो तलाक, जो ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, ये वॉइड है, ठीक है। तो अब उसके बाद लोगों ने जो ट्रिपल तलाक दिया वो तो वॉइड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, वॉइड हो गया। अब उन लोगों ने जो मेल थे उन्होंने शादी कर ली, तो जिनको ट्रिपल तलाक से तलाक दिया गया, 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक दिया गया, उनका क्या, वो तो शादी नहीं कर पा रही हैं अब।
वो तो उनका तो यही है ना कि अभी कि वो मैरिड है, क्योंकि वो तलाक ही वॉइड है। अगर मान लीजिए कि आप तलाक दे दिया गया है और उस तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया तो वो वैलिड नहीं होगा, राइट? यानी आपकी शादी टूटी ही नहीं। शादी नहीं टूटी तो यानी आप मैरिज नहीं कर सकती हैं दोबारा, पॉलीएंड्री हो जाएगा। डिफरेंस क्या होता है पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी में? पॉलीएंड्री पॉलीएंड्री का मतलब होता है मोर देन वन हस्बैंड, राइट? एंड पॉलीगैमी मोर देन वन वाइफ, राइट? तो पॉलीगैमी तो चार शादी तक हो सकता है मुस्लिम में, लेकिन पॉलीएंड्री तो है नहीं सर। तो वॉइड हो जाएगा उनका जो तलाक, जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दिया वो वॉइड हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक बिद्दत से जो तलाक दिया जा रहा है 3 बार तलाक 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 बोल के, वो वॉइड है। अब वो वॉइड है तो उनकी शादी का क्या? वो तो शादी में है अभी भी, राइट? इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया हाफ डिवोर्सी। तलाक तो हो चुका है लेकिन वो वैलिड नहीं, तो वो ना शादी कर सकती ना कुछ कर सकती। तो उन्हीं को लेकर के इस चीजों को मेंशन किया गया है कि सर 5 साल हो गए हैं, और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ये कि सर 5 साल हो गए हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए 5 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो 5 साल हो गए हैं बट स्टिल कोई सुनवाई नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो इस रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ कंप्लीट डिस्कशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 2017 में जजमेंट आया था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2017 में, यह याद रखना है। इस केस में ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था, प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था? क्योंकि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट था। आर्टिकल 14 के अगेंस्ट था, राइट? आर्टिकल 14 क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? इसमें तलाक ए बिद्दत को बैन किया गया था। बेसिकली 3 तरह से तलाक होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तलाक ए बिद्दत, तलाक ए सुन्नत, तलाक ए हसन, ऐसे तलाक होता है, राइट? तो तलाक ए बिद्दत को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जो कि ट्रिपल तलाक है। इसमें क्या होता है 3 बार तलाक बोलना पड़ता है, ओरली या फिर रिटन। तलाक तलाक तलाक, या तो मुंह से बोल दो या फिर लिख के दे दो, तो तलाक हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत आर्बिट्ररी है। इवन जब आप प्रोफेट मोहम्मद की सिंग्स हदीथ में देखेंगे, मैंने उसको भी मेंशन किया है आगे, ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आप एग्जाम में सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट इट। तो इसमें क्या किया गया था कि तलाक को 3 बार बोलना, इधर ओरली और रिटन टू हिज वाइफ, तो वो डिवोर्स कंसीडर हो जाता है। लेकिन अब क्या है, और वो इमीडिएट होता है और इररिवोकेबल होता है। कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ए ने बी को तलाक दे दिया, 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक ए बिद्दत के अंडर तलाक दे दिया, सपोज तलाक दे दिया, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि सर गुस्से में दे दिया, माफ कर दो, तलाक वापस लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आपको तलाक वापस लेना है तो यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर नोन एज निकाह हलाला। आपको निकाह हलाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा। निकाह हलाला में क्या होता है कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ए ने बी को तलाक दे दिया, राइट? ए ने बी को तलाक दे दिया। ए इज मेल एंड बी इज फीमेल। तो अब तो ए तलाक वापस नहीं ले सकता, क्योंकि तलाक ए बिद्दत कैसा इमीडिएट है और इररिवोकेबल है, राइट? इमीडिएट होता है, तुरंत बोला जाता है तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी भाई। और इररिवोकेबल भी है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है कि देयर इज अ वुमन जो किसी दूसरे कंट्री में रहता है, उसका हस्बैंड, और फिर उसका एग्जांपल दिया इस आर्टिकल का। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया कि ए ने बी को तलाक दे दिया। हम अपने एग्जांपल पे आते हैं। ए ने बी को तलाक दे दिया 3 बार तलाक 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 बोल के, ठीक है? अब ए बोल रहा है कि हमें ना वापस लेना है तलाक, तो आप ऐसे वापस नहीं ले सकते जिस हिसाब से आपने बोला। अब बी को फॉलो करना पड़ेगा निकाह हलाला। निकाह हलाला फॉलो करना पड़ेगा बी को। व्हाट इज दिस निकाह हलाला? निकाह हलाला में क्या होता है, बी को किसी थर्ड पर्सन मेल से शादी करनी हो और मैरिज को कंज्यूमेट करना पड़ेगा। मैरिज का कंज्यूमेट करने का मतलब होता है यू हैव टू एस्टैब्लिश अ सेक्सुअल प्रॉपर रिलेशनशिप। ये नहीं होती कि शादी की हो गया चलो अब उससे शादी कर लेते हैं वापस। आपको मैरिज को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, यू हैव टू कंज्यूमेट द मैरिज, राइट? और द सेकेंड मैरिज गेट डाइवोर्स, और फिर उस आदमी से डिवोर्स लेना पड़ेगा। तब उसके बाद 3 महीने का इद्दत करना पड़ेगा, फिर उस इद्दत के बाद आप शादी कर सकते। तो डेट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत प्रोसेस है, ये तो एक्चुअली आर्टिकल 14 क्या सर, वुमेन आइडेंटिटी के ही अगेंस्ट है आई गेस, राइट? इस एग्जांपल को अगर हम अच्छे से कोट करें, यहाँ पे ए मेल है, उसने बी से शादी की, ए ने तलाक दे दिया, बी को सी से हलाला करना पड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, निकाह हलाला।
राइट। अब इसको मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करना पड़ेगा प्रॉपर। मैरिज कॉन्ज्यूमेट होने के बाद सी को तलाक देना पड़ेगा बी को, फिर ये तलाक देगा, फिर बी को 3 महीना रुकना पड़ेगा। 3 मंथ का जो पीरियड है, 3 मंथ का, जिसे हम कहते हैं इद्दत, इसे हम कहते हैं इद्दत पीरियड, राइट। आई मेंशन यू हियर इद्दत। अगर आपके आ जाता है क्लैट में, DLLB में, इद्दत क्या होता है, वो 3 महीने का जो वेटिंग पीरियड होता है उसे हम इद्दत कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 चांद रात बेसिकली इस टाइप का होता है। आप जब मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा लॉ स्कूल में। डेट्स व्हाई एम्फेसाइज यू, मेहनत करिए अभी से अच्छे से, तो लॉ स्कूल में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के लिए मिलेगा। और दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको और प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया अभी तक की कहानी कि सर तलाक बिद्दत क्या होता है, और ये सायरा बानो का केस जान लिया, और किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और क्यों किया ये भी देख लिया हम लोगों ने। तलाक बिद्दत हुई तो 3 बार तलाक, इमीडिएट एंड इररिवोकेबल, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो इसी जजमेंट का 5 साल हुआ। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, एक बिल भी आया था 2019 में, एक्ट आया था बेसिकली, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, कि जो इस तरह के तलाक होते हैं अगर होता है तो उनको क्रिमिनल लॉ में इनिशियली डाल दिया था। लेटर अमेंडमेंट के बाद इसको कहा कि सिविल लॉ में डालो, सिविल मैटर है क्यों क्रिमिनल में डाल दो, राइट। So this act was enacted to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husband to provide matters concerned therewith or incidental thereto. इस पूरे इतनी बड़ी कहानी का यही मतलब है कि इस एक्ट के थ्रू वुमेन्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ तलाक, और कहा गया कि इस तरह के तलाक को वॉइड और इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो अब मुस्लिम वुमेन पूछ रही है, सर तुमने हमारा तलाक तो डिक्लेयर कर दिया वॉइड, तो अब हम कहाँ जाए, हम तो मैरिज में, वो तो चला गया आदमी तलाक देके। तो यहाँ पर जरूरी है रिफॉर्म की, एक ग्राउंड लेवल रिफॉर्म की जरूरी है। ये नहीं कि आपने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठ के या फिर राज्यसभा लोकसभा में आपने पास कर दिया बिल और काम हो गया। नहीं सर, लोकल लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर नहीं करिएगा तो इट विल क्रिएट अ ग्रेट लेवल ऑफ रिपरकशंस, और सर मिस हैपनिंग होगी सोसाइटी में, राइट। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, जो कि सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज, व्हाट इज फॉर अस, लेट्स सी। सो इट इज अबाउट द तलाक। मैंने आपको मेंशन किया था तलाक 3 तरह का होता है, और मैंने उसको मेंशन भी किया है, तलाक आसान, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। मैंने इसे इंटेंशनली अनबोल्ड किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन अगर आप हदीत देखेंगे, हदीत या फिर कुरान में आपको ये सारी चीजें मेंशन्ड मिलेगी, राइट, और हदीत में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये डिफरेंस होता है, ये याद रखना, एक्सप्लेनेशन और मेंशन में। कुरान में मेंशन मिलेगा और हदीत में एक्सप्लेनेशन होगा, हदीत, राइट। हदीत जो है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सेइंग, जो सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है वो हदीत में है। उसमें ही ये चीज बताया गया है कि जो तलाक बिद्दत है वो उतने अच्छे तरह का डिवोर्स नहीं है। तलाक एहसान और तलाक हसन ये बेटर फॉर्म ऑफ डिवोर्स होता है देन तलाक बिद्दत। तो आपके लिए क्या हो गया, हदीत पता चल गया और कुरान पता चल गया, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है, हदीत और कुरान में बहुत डिफरेंस होता है। हदीत इज द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद व्हाइल कुरान मेंशन्स अबाउट इट, राइट। जैसे हमारे, अगर आप, ये तो मुस्लिम की बात हो गई, अगर आप हिंदू में ही जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेंशन है, और वेदास है, भगवत गीताज हैं, तो वो क्या है, वो एक्सप्लेनेशन है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन है सर, ये इस टाइप का एक्सप्लेनेशन है। अब एक और टर्म इस पूरे आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो टर्म क्या है, वो टर्म है खुला। खुला, खुल या खुला, जो आप बोलिए, दोनों चीज बोल सकते हैं आप। लॉ स्कूल में और डिटेल में पढ़ेंगे खुला को, जब आप डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़ेंगे। तो डिवोर्स में क्या होता है कि मुस्लिम में कि वुमेन्स को दिया जाता है कि आप भी तलाक दे सकती हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। जिस टाइम पे निकाह हो रहा होता था, जिस टाइम पे निकाह हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको राइट मिलता है खुला का। खुला कह लीजिए या फिर खुल कह लीजिए, खुला या खुल। तो इसमें क्या होता है कि आप खुला के थ्रू तलाक दे सकती हैं, राइट। खुला देने के टाइम पे आपको वापस करना होगा जितनी भी मेहर दी गई थी,
महर की रकम, महर सॉरी नॉट महर, इट इज कि जितनी भी रकम आपको दी गई थी वो वापस करनी होगी, ठीक है। अमाउंट आपको वापस करना होगा, राइट। महर का अमाउंट वापस करना होगा आपको, ये वापस करेंगे, ठीक है। महर का अमाउंट वापस हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखना है। इट इज नॉट अ लाइक एनी अदर थिंग, वो सैंक्टिटी नहीं है हमारी तरह। हिंदू में अगर बात की जाए तो हिंदू में इज अ सैंक्टिटी मानते हैं हम लोग, लेकिन मुस्लिम्स में क्या होता है, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर साइन होता है। तो आपको ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा, महर का अमाउंट। कंसिडरेशन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो महर इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। याद रखना है, महर, खुला, तलाक बिद्दत, हसन, एहसान, और फिर आपको हिद, हदीत और कुरान, ये सब नाम याद रखने हैं आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट एक बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म में एक्सप्लेन किया है इसको। तो ये हो गया महर, तो ये वापस करना होगा, या फिर कोई और अदर सर्कमस्टांसेस है तो उसको फॉलो करके आप तलाक ले सकती हैं। तो इस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा, आपको ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे। और अब आप ये आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, और आपको एक अच्छी आइडिया हो जाएगी व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स मूव, ठीक है। और ये 5 साल हुए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इतना अभी तक के लिए जानना सफिशियंट है आपके लिए। Coming to the next aspect of the today's news, what is for us, it is what is the threat from the zoonotic disease. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर करेंगे जूनोटिक डिजीज होता क्या है। तो सर, एनिमल से ह्यूमन जो डिजीज ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं जूनोटिक, या फिर वाइसा वर्सा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोविड-19। कोविड-19 आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें आपको एग्जाम्पल होगा मंकी पॉक्स, जिसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, और इस पूरे आर्टिकल में आपको इस दोनों में से किसी को कवर नहीं किया गया है, राइट। इसमें कुछ और ही कवर किया गया है, जूनोटिक डिजीज क्या होता है और एक नया टाइप का वायरस जो फाउंड हुआ है उसके बारे में बात किया गया। तो व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, लेकिन आपको लिंक करके पढ़ना है कोविड-19 और मंकी पॉक्स से। तो ये है लांगिया वायरस, ये है लांगिया वायरस। लांगिया वायरस है, या फिर LAYV भी बोलते हैं इसको, लेव, LAYV, सॉरी LAYV ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक जूनोटिक हेनिपा वायरस है। हेनिपा वायरस इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हेनिपा वायरस फैमिली से है। हेनिपा वायरस फैमिली से क्लैट जाएगा तो इतना डिटेल में जाएगा, राइट। हेनिपा वायरस फैमिली से है, ये चाइना में हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कि वायरस वो एनिमल टू ह्यूमन जंप होता है, हैज बीन डिटेक्टेड इन चाइना, इट इज अ जूनोटिक वायरस। यह हेनिपा वायरस होता है, जो ये हेनिपा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेवल 4 का थ्रेट कहा है, राइट। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स को क्या कहा है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको मंकी पॉक्स से डिस्कस करके पढ़िएगा, कनेक्ट करके पढ़िएगा मंकी पॉक्स। तो लांगिया वायरस को याद रखना है, राइट। और ये हेनिपा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको देखना है अच्छे से, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अबाउट द सिम्टम्स ऑफ LAYV। सिम्टम्स क्या है, फिगर, फेटिक, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल पेन, नोजिया, हेडेक एंड वॉमिटिंग। तो अगर इसमें से कुछ भी होता है, लेट्स हैव अ चेक, ठीक है। इसको चेक कर लगा लीजिएगा। तो हेनिपा वायरस है एक वायरस, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। Coming to the next news, what is next? Have coastal ecosystem norms been violated? इस पूरे सेक्शन में हमें पढ़ना है कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में, 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और एक कैग के बारे में पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिट इसी ने किया है, इसको पूरा ऑडिट कैग ने ही किया है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज डिटेल इन डिटेल, व्हाट इज फॉर अस, we have comptroller and auditor general of India। एक बार क्लैट ने क्वेश्चन डाला था, who is considered as the guardian of public purse, आंसर था कैग। बहुत बच्चों ने गलती भी किया उसको, तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। अगर इसके ऊपर टॉपिक आता है तो आपको कैग मेंशन कर देगा छोटा सा, और कैग के ऊपर डिटेलिंग आ जाएगी। मान लीजिए कि ये इकोसिस्टम के ऊपर पूरा एक आर्टिकल है, आपसे पूछ देगा पहला ही क्वेश्चन कि सर कैग क्या, हो जाओगे नंबर कि सर पॉलिटिकल से पूछ दिया, तो सर पॉलिटिक्स से थोड़ी ना पूछा है, तो ये तो करंट अफेयर्स है, बस आपने डिटेल में एनालिसिस नहीं किया तो आपको लग रहा है टफ, ठीक है। तो कॉम्पिट्रोलर ऑडिटर जनरल DOLLB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में कैग डिफाइंड है। इसी तरह से हम लोगों ने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी देखा, CVC को भी देखा, उसी तरीके से कैग को भी कवर करना है हमें। गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑन द कोलेजियम। वीडियो कैसे देखना है, आपको शुरुआत का 2-3 मिनट को देख लेना है कि हाँ सर उसमें अगर वो वीडियो है तो आपको स्किप करना है, नहीं तो आपको पढ़ लेना है, राइट। आर्टिकल 148 में कैग है,
ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो कैग। जो पर्स होता है ना, जैसे गार्डियन आपके पब्लिक पर्स के होते हैं, तो पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन है? कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इवन स्टेट में भी इनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और फिर रीअपॉइंटमेंट कह लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी री इलेक्शन हो सकता है, लेकिन इनका नहीं हो सकता। और ये 3 तरह का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। एक है द ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स 2, ये फर्स्ट, और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 3। तो 3 तरह के रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं। इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, राइट। ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज द थर्ड रिपोर्ट। तो मैंने आपको तीनों रिपोर्ट के नाम बता दिए यहाँ पे, अच्छे से जस्ट देख लीजिएगा इनको और एक बार याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा 3 रिपोर्ट था, भाई याद ही नहीं आ रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, अपॉइंटमेंट टर्म एंड रिमूवल। तो सर क्या है, तो अपॉइंटमेंट टर्म रिमूवल पढ़ना ही पड़ेगा। इनका जनरली 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, 6 या 65 ईयर्स ऑफ एज, या फिर 6 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए वो इनका टर्म होता है। वही यहाँ पे मेंशन भी है, विच एवर इज अर्लियर। कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसलिए ये अपना रिपोर्ट भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। 3 तरह का रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ये याद रखना है। इसलिए मैंने वो रिपोर्ट मेंशन किया है, क्योंकि आपको पता चल जाएगी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट देते हैं और कितने तरह का रिपोर्ट देते हैं। और ये किसी भी टाइम पे रिजाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपने के, सर हो गया, मैंने बहुत एडिट कर लिया, अब आगे रिपोर्ट नहीं डालना, ऑडिट नहीं करना है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और इनका जो रिमूवल का ग्राउंड है वो प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल का ग्राउंड होता है, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस में ही कॉन्स्टिट्यूशनल आप पोस्ट देखे होंगे, मैंने आपको बोला भी था कि वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसी तरह से आपको 3-4 लोगों का देख लेना है। आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाके देखिएगा एक बार, डालिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको एक पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स HR मिनिस्ट्री की मिल जाएगी, या फिर आपको होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मिल जाएगी वो चीज, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा एक बार। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ही बराबर इनका मतलब ओहदा होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे रिमूवल होता है उन्हीं ग्राउंड पे इनका होता है। क्या ग्राउंड होता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये इनके रिमूवल का ग्राउंड होता है। और प्रेसिडेंट के रिमूवल का ग्राउंड क्या होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है COI, राइट। तो ये सब चीजें याद रखनी है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ डिटेल्ड टॉपिक डिस्कशन कि सर आपको क्या क्या याद रखना है कि आपका कुछ भी मिस ना हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज, व्हाट इज फॉर अस। सो दिस इज द स्टोरी सो फॉर। एक्चुअली कैग ने ऑडिट किया और कैग ने ये देखा कि सर जो इंडियन कोस्टल सिस्टम है उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट, वहां पे कुछ कुछ इश्यूज अराइज हो रही हैं। तो इन्होंने यही कहा कि पार्लियामेंट वेदर स्टेप्स टेकन बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज नॉट गुड, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं सर कुछ प्रॉब्लम है, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल आपको मिलेगा। प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको कैग के ऊपर में जानना है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये कोस्ट लाइन वाला? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होता है। तो इस चीज को भी याद रखना है। अगर आता है कि इकोसिस्टम कोस्ट लाइन जो है वो किस उसके एक्ट के अंदर आता है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। व्हाट इज द सेकंड न्यूज फॉर अस इज अबाउट द अगेन कोस्टल रीजनल जोन, कि जो ये एनवायरमेंट कोस्टल लाइंस है, कोस्टल लाइंस को डिवाइड किया गया 3 बेसिक जोन्स में, और ये जोन्स डिवाइड करता है CRZ 2019 का एक्ट। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंटर के लिए है तो ऑब्वियसली नेशनल होगा, स्टेट के लिए है तो स्टेट का होगा, और थर्ड है आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए तो डिस्ट्रिक्ट का होगा। अब एक चीज याद रखनी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है ना, लाइक यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दे आर नॉट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, बट स्टिल व्हाट इज कि जिसमें CRZ की नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होती हो या फिर वो कोस्टल स्ट्रेच में आता हो वही डिस्ट्रिक्ट। एक होता है नेशनल, एक होता है स्टेट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट। ये अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं इसको किसी चीज से, तो आप एक चीज से लिंक कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, नेशनल कंज्यूमर बोर्ड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। DSL जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, वैसे ये है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये आ सकता है आपको
2 to 3 लाइनर क्वेश्चंस में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस. व्हाट इज नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज ये इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि इनको लगा कि प्री ऑडिट स्टडीज जो हुई है उनमें कहा है कि CRZ का वायलेशन हुआ है कोस्टल स्ट्रेचेस में. तो सर सेंटर स्टेट में अगर सरकार अलग अलग होगी तो इस तरह की चीजें होंगी, राइट. तो उसी को कैग ने मेंशन किया और उन्होंने अपनी स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट रिपोर्ट दिया है कि सर देखो कुछ गड़बड़ है यहाँ, राइट. तो अपने को क्या देखना है, कैग देखना है और जो मैंने अभी बताया उसको अच्छे से देखना और ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है. नेक्स्ट एस्पेक्ट फॉर टुडे इज व्हाट नॉट टू बी मिस्ड. क्या मिस नहीं करना है ऐसे न्यूज़पेपर में अपार्ट फ्रॉम दीज 3 आर्टिकल्स. पेज नंबर 17 पे मिलेगा वॉकिंग टाइट रोप इन मैसेजिंग ट्रांसमिशन रूट्स. ये देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ट्रांसमिशन रूट्स इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, राइट. ये भी कोविड के रिगार्डिंग है, डिजीज के रिगार्डिंग ही है. अगर इसको थोड़ा सा क्लियर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोविड के रिगार्डिंग है. ये पढ़िएगा इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा और किसी पर्सपेक्टिव से नहीं. सेकेंड न्यूज है पॉजिटिव इम्पेटस टू टाई चाइना एनवॉय. पेज नंबर 14 मोदी जी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनकी फोटो आई है काफी अच्छी, तो देखिएगा उनको. बट इस टॉपिक को आपको लिंक करना है यस्टरडे वीडियो से. यस्टरडे वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, बट देखिएगा. क्यों देखना है? यस्टरडे वीडियो कितनी तारीख थी कल? तो सर 13 अगस्त की वीडियो देखनी है आप. 13 अगस्त. इसमें मैंने क्या कवर किया है? चाइना, ताइवान, USA, इंडिया. और बताते हैं मैंने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया है. USA के साथ इंडोनेशिया और गरुड़ा और जापान और इनके डिस्प्यूट्स. एक और चीज कवर किया है मैंने, आसियान और क्वाड. तो मैंने इतने सारे टॉपिक्स का डिस्कशन किया है 13 अगस्त के वीडियो में जो कि चाइना के रिगार्डिंग है. चाइना ताइवान का जो इशू चल रहा है, US की मैडम नैन्सी पेलोसी आई थी वो भी बताया मैंने. US और ये इसमें जो इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशन है, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है अभी के लिए, वो भी मैंने इसमें बताया. और इसमें US और इंडोनेशिया के बीच एक गरुड़ा एक्सरसाइज हो रही है, वो सुमात्रा सोमालिया इस सब में, तो वो देखना है आपको, राइट. फिर उसके बाद चाइना और जापान का डिस्प्यूट है संकाकू आइलैंड पे, मैंने उसके बारे में भी बताया है. संकाकू आइलैंड, संकाकू बताया मैंने. फिर रशिया और जापान के बीच एक क्विरिल आइलैंड का डिस्प्यूट है, मैंने वो भी बताया उसमें. और काफी अच्छे से मैप से कनेक्ट करके मैंने चीजों को बताया. गरुड़ा का सिग्निफिकेंस बताया. तो इसको एक बार प्लीज जाके पढ़िएगा. आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी. अगर एग्जाम नेक्स्ट ईयर होता तो मैं कहता कि नहीं उतनी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन एग्जाम दिसंबर में ही है. 2023 का क्लैट दिसंबर 18 को है, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने बहुत अच्छे वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है. खैर दैट इज अनदर थिंग, बट यू शुड लर्न दिस कंप्लीट टॉपिक ऑफ चाइना जापान पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा. और ब्लंडर पे ब्लंडर नहीं करना, अपना काम नहीं है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इज अबाउट द क्वेश्चन चेक योर लर्निंग. तो UNMOGI पे है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये अर्जेंटीना के एक सर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है UNMOGI पे. इस पे भी मैंने कवर किया है. आप 11 से 13 तक का वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा. ये मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, आंसर करिए. और ये सेकंड क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट हुआ है. तो आई इंटेंशनली पुट दिस क्वेश्चन. देखिएगा कितने पानी में आप, कितना याद है आपको, आंसर करिएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लैट देगा. नेक्स्ट एस्पेक्ट, द लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और रेजिग्नेशन. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, रिजाइन करना हो. ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि राज्यसभा के जो अभी नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, राज्यसभा के कौन चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, कौन, वाइस प्रेसिडेंट. और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़. दैट्स व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन कि आपको एक लिंक मिल जाएगा लोकसभा से भी. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोकस स्टैंडाई. लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है, DOLB के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीगल मैगजीन है आपका. इवन मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं आज मुस्लिम लॉ के रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर. और ये आपका लोकस स्टैंडाई, ये करिएगा. व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन. बहुत फाइनेंस हुआ है इस बार. फाइनेंस क्यों हुआ है, क्योंकि सर अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, इसको मैंने कवर किया था 6 अगस्त के वीडियो में.
देखिएगा इन सब वीडियोस को जाके। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बताइएगा किसकी थी, राइट। ये अच्छे से पढ़िएगा। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन ये भी था, दैट्स व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन। करिएगा आंसर और नोट्स मेकिंग जरूर करिएगा टॉपिक वाइज। प्रीवियस वीडियो देखिए, चाइना जापान का इशू मत भूलिए, चाइना और ताइवान का, और यूएस का गरुड़ा भी उनका एक्सरसाइज हुआ है। यू शुड रीड इट ऑल, यू शुड मेक नोट्स। अगर नहीं बनाइएगा लॉस होगा। एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे कॉलेजेस में जाइए। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।